अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो ये वाली वीडियो स्पेशली एमए स्पेशल एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोड 3611 ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पेशल स्कूल पार्ट 1 की असाइनमेंट को सॉल्व करने वाले हैं। ये असाइनमेंट हमारे पास है सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 की। इस वीडियो के पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व आउट किया था। अब इसके पार्ट 2 को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इसको ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसको लाजमी देख लीजिएगा। और अब हम लोग पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। असाइनमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ एंड देयर ट्रेनिंग टू सपोर्ट द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन एट द स्पेशल इंस्टीट्यूशन। नॉन टीचिंग स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हमने बताना है, उनकी ट्रेनिंग के बारे में बताना है कि हम उनको किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो स्पेशल स्कूल्स के अंदर स्पेशल चिल्ड्रन को सपोर्ट कर सकें। तो नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपके पास्ट पेपर्स में बार बार रिपीट हो चुके हैं, तो इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन, जिसमें हम लोग नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ क्या होता है। स्टूडेंट्स, दो तरह के स्टाफ होते हैं किसी भी स्पेशल एजुकेशन स्कूल में, एक टीचिंग स्टाफ और दूसरा नॉन टीचिंग स्टाफ। अब टीचिंग स्टाफ वो वाला है जो कि टीचर्स हैं बच्चे के, जो एक स्पेसिफिक करिकुलम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, जबकि नॉन टीचिंग स्टाफ टीचर्स के अलावा जो बाकी सब सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, जैसे कि स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट वगैरह, ये सब नॉन टीचिंग स्टाफ आता है, जो पढ़ाई के अलावा बाकी चीज़ें सिखाते हैं बच्चों को। उसके अलावा इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को। तो इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ इन स्पेशल इंस्टीट्यूट्स प्ले वाइटल रोल इन सपोर्टिंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। नॉन टीचिंग स्टाफ का बहुत बड़ा रोल होता है स्पेशल चिल्ड्रन को सपोर्ट करने में। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं उनकी जॉब के ऊपर डिपेंड करती होती हैं। हर जॉब का नॉन टीचिंग स्टाफ प्रेजेंट होता है स्कूल के अंदर और वो अपनी अपनी जॉब टाइटल जो होते हैं अपने अपने नेम से उनको पूरा करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्पीच थेरेपिस्ट है वो एक नॉन टीचिंग स्टाफ है तो उसकी अलग से जॉब है, लेकिन अगर एक साइकोलॉजिस्ट है तो उसकी कोई और जॉब है। तो इसी तरह से जॉब टाइटल के ऊपर डिपेंड करती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है प्रोवाइडिंग डायरेक्ट सपोर्ट टू स्टूडेंट्स। नॉन टीचिंग स्टाफ जो है ये स्टूडेंट्स को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। अब ये किसी तरह की भी सपोर्ट हो सकती है, उनकी पढ़ाई के हवाले से भी उनकी हेल्प हो सकती है, उनकी पर्सनल केयर के हवाले से भी उनकी हेल्प हो सकती है, उनको गाइड करने के हवाले से, उनको कोई भी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करने के हवाले से भी उनकी हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट आता है मेंटेनिंग अ सेफ एंड सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। नॉन टीचिंग स्टाफ जो है ये एक सेफ और सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है इन स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स। जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, डिसइंफेक्टिंग क्लासरूम्स, क्लासरूम को साफ़ सुथरा रखने में, प्रिपेयरिंग मील्स और प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशंस। तो हर तरह के जो काम होते हैं उनकी मेंटेनेंस में, उनका इन्वायरमेंट पीसफुल बनाने के लिए नॉन टीचिंग स्टाफ जो है ये रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, कोलैबोरेटिंग विद टीचर्स एंड अदर स्टाफ मेंबर्स टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट IEPs। उसके अलावा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है ये बाकी स्टाफ के मेंबर के साथ कोलैबोरेट करके, उनके साथ मिल के IEP को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प देता है स्टूडेंट्स के ऊपर। IEP के बारे में हम लोग पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल में। IEP के अंदर जनरल गोल्स बनाए जाते हैं कि अगले आने वाले साल में बच्चे के ऊपर कौन कौन से हम लोगों ने गोल्स अप्लाई करने हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। तो उन गोल्स को बच्चों के ऊपर अप्लाई करने में, उनको फुलफ़िल करने में जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है ये बहुत हेल्पफुल होता है और ये कोलैबोरेट करता है बाकी टीचर्स के साथ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कम्युनिकेटिंग विद पेरेंट्स एंड गार्डियंस। उसके अलावा बच्चों के जो पेरेंट्स या गार्डियंस वगैरह हैं उनसे कम्युनिकेट करने में भी नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो हेल्प करता है। तो नेक्स्ट आ जाता है इसी क्वेश्चन का पार्ट 2, ट्रेनिंग फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ की। नॉन टीचिंग स्टाफ की ट्रेनिंग्स किस तरह से हो सकती हैं, उनकी ट्रेनिंग के हवाले से कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम लोग। नॉन टीचिंग स्टाफ शुड रिसीव ट्रेनिंग ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब नॉन टीचिंग स्टाफ को किस टॉपिक्स के ऊपर, किन किन चीज़ों के ऊपर हम लोग ट्रेन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है स्पेशल एजुकेशन लॉ एंड रेगुलेशंस, कि नॉन टीचिंग स्टाफ्स को इस बात का पता होना चाहिए कि जो स्पेशल एजुकेशन के लॉज हैं, उनकी रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसा कि IDA हमारे पास है, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, ये एक लॉ है, इसकी इन्फॉर्मेशन हो। इसके अलावा बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए नॉन टीचिंग स्टाफ को।
नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। जितने भी स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनकी जो नीड्स हैं उनके बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नॉन टीचिंग स्टाफ को ट्रेन किया जाना चाहिए और ज़रूरी है कि उनको इस चीज़ की नॉलेज हो कि जितने भी स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, ताकि हर बच्चे को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक ही वो डील कर सके। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। अब स्पेशल एजुकेशन स्कूल के अंदर डिफरेंट तरह के स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं और हर बच्चे की डिफरेंट नीड्स होती हैं। तो हर बच्चे की डिफरेंट नीड्स के बारे में डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डिफरेंट तरह की गाइडलाइंस होती हैं। तो नॉन टीचिंग स्टाफ को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं उन बच्चों की डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में, डिफरेंट नीड्स को अंडरस्टैंड करने के बारे में, डिफरेंट तरह की डिसेबिलिटीज़, डिफरेंट डिजीज़ और बाकी सब जो चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं उनके बारे में बताने के लिए हम इनको ट्रेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशंस एंड सपोर्ट्स, PBIS। अब नॉन टीचिंग स्टाफ को हम ट्रेन कर सकते हैं ताकि उनको PBIS की स्ट्रेटजीज़ का पता लग सके और उससे वो अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कर सके और बच्चों को अपने बिहेवियर में पॉजिटिविटी ला के एक लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करके उनको सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट आ जाती है क्राइसिस मैनेजमेंट। अब नॉन टीचिंग स्टाफ को हम लोग को इस लिहाज से ट्रेन करना चाहिए कि अगर कोई भी क्राइसिस हो जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व आउट कर सके, उसका सोल्यूशन निकाल सके। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप इनको चाहे तो रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये रिवीजन हम लोग कर रहे हैं इसलिए इनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो असाइनमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं हम लोग। डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम टेबल फॉर्मुलेशन इन द स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। कि अगर हम लोग ने टाइम टेबल की फॉर्मेशन करनी है अपने स्पेशल एजुकेशन स्कूल के अंदर, तो हम लोग को कौन से प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रख के करनी चाहिए। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर पास्ट पेपर 2, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम टेबल फॉर्मुलेशन आर, सबसे पहला प्रिंसिपल हमारे पास आता है इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब ये है कि हर एक इंडिविजुअल की ज़रूरत, उसकी इंटरेस्ट, उसकी लर्निंग स्टाइल, उसकी डिसेबिलिटी, हर एक स्पेशल बच्चे की स्पेशल नीड को इंडिविजुअली जो है टाइम टेबल कवर कर सके। वो टाइम टेबल ऐसा बनाया जा सके कि किसी भी बच्चे के ज़्यादा फेवर में ना हो या किसी भी बच्चे को इग्नोर ना करें, हर इंडिविजुअल की जो नीड्स हैं उसको वो पूरा कर सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल फ्लेक्सिबिलिटी। टाइम टेबल शुड बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं उनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं और वो उनको एक ही तरह के टाइम टेबल कभी भी प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, उसको चेंज करते रहना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बोर ना हो और उनको अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो हैं वो देखने को मिलते रहें ताकि उनकी इंटरेस्ट जो है वो स्कूल में रहे। नेक्स्ट आता है वैरायटी। अब टाइम टेबल के अंदर वैरायटी होनी चाहिए। डेली एक ही रूटीन अगर होगी तो बच्चे बोर हो जाएंगे, उनका स्कूल आने के लिए दिल नहीं चाहेगा अगर कोई एक भी चीज़ उनकी पसंद के ख़िलाफ़ होती है। तो अगर टाइम टेबल वेरिएबल होगा, अगर उसमें फॉर एग्जांपल आप वीकली टाइम टेबल आपका आता है, स्टडी के लेक्चर्स आते हैं, लेकिन कहीं पे आप थर्सडे या फ्राइडे में आके वहाँ पे स्पोर्ट्स का पीरियड ऐड कर देते हैं या फिर कहीं पे म्यूज़िक क्लास कर देते हैं, तो ये वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ जब बच्चों को प्रोवाइड करेंगे तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे और स्कूल में आने में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है स्ट्रक्चर। अब टाइम टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होना चाहिए। टाइम टेबल का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चे को एक अच्छी रूटीन दे सके। टाइम टेबल को ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, किसी ऑर्डर में होना चाहिए, उसका कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन या शेप होनी चाहिए जो कि उसको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दे। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन। अब टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए ताकि टीचर्स, पेरेंट्स और स्टाफ मेंबर्स जो हैं आपस में कोलैबोरेट कर सके, एक दूसरे के साथ रिलेशंस बना सकें। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हेन फॉर्मुलेटिंग टाइम टेबल फॉर स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर फॉलोइंग फैक्टर्स। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं कि अगर हम लोग किसी स्पेशल स्कूल के लिए टाइम टेबल बना रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है द टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ दैट द स्कूल सर्व्स। सबसे पहले इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि हमारे स्कूल के अंदर किस तरह की डिसेबिलिटीज़ के चिल्ड्रन आते हैं, उनका अटेंशन स्पैन कितना है, उनका टाइम टेबल उस हिसाब पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास MC बच्चों का स्कूल है तो आपको पता है कि MC बच्चे तो 5 मिनट से ज़्यादा फोकस ही नहीं कर सकते, तो उनके लेक्चर्स हम लोग छोटे रखेंगे। इसी तरह से बाकी स्टूडेंट्स की डिसेबिलिटी के मुताबिक ही हम लोग टाइम टेबल बनाएंगे। नेक्स्ट आता है द एज एंड ग्रेड लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स की एज और उनका जो क्लास का लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए टाइम टेबल को बनाते हुए।
नेक्स्ट आता है द स्कूल रिसोर्सेज। टाइम टेबल बनाते हुए स्कूल के रिसोर्सेज को लाजमी देखना चाहिए कि स्कूल में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, किस किस तरह के रिसोर्सेज हैं, और फिर उन रिसोर्सेज के मुताबिक ही पीरियड्स बनाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर टाइम टेबल के अंदर हम लोग लेक्चर रख देते हैं, म्यूज़िक पीरियड रख देते हैं हमारे बच्चों के लिए, लेकिन म्यूज़िक के रिसोर्सेज ही नहीं प्रेजेंट स्कूल के अंदर, तो फिर क्या करेंगे? पहले आपको अपने रिसोर्सेज को रखना चाहिए सामने, उसके बाद आप टाइम टेबल के अंदर उसके हिसाब से लेक्चर्स वगैरह बनाएं। नेक्स्ट आता है स्कूल्स करिकुलम। अब स्कूल का जो सिलेबस है उसके मुताबिक ही टाइम टेबल बनाना चाहिए ताकि सिलेबस भी कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट हमारे पास मज़ीद कुछ टिप्स आ जाती हैं जो कि टाइम टेबल को बनाने में हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगी। इसको भी पढ़ लेते हैं। मैंने डिटेल में इसलिए बताया है ताकि इसके हवाले से आपके पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली अटैम्प्ट कर सकें और आपके पास नंबर ऑफ़ आइडियाज़ गैदर हो जाए जो कि बाकी क्वेश्चंस में भी आपकी हेल्प करेंगे उनको सॉल्व करने में। तो इनको पढ़ते हैं कुछ टिप्स जो कि टाइम टेबल बनाते हुए हमें ध्यान रखनी चाहिए। स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट्स इंडिविजुअल नीड। सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी है, हमने स्टूडेंट्स की नीड्स को देखना है कि हमारे स्पेशल चिल्ड्रन की नीड्स कौन सी हैं, और उसको मद्देनज़र रखते हुए ही हम लोगों ने टाइम टेबल को बनाना स्टार्ट करना है। अब नीड्स का कैसे पता चलेगा? पहले हम स्टूडेंट्स के जो IEPs हैं उनकी रिवीजन करेंगे, उनको देखेंगे, उनके टीचर्स से मशवरा करेंगे, उनके बाकी प्रोफेशनल्स वगैरह से पूछ के, और फिर हम टाइम टेबल रखेंगे। नेक्स्ट आता है वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द स्टूडेंट्स इंडिविजुअल नीड्स यू कैन स्टार्ट टू डेवलप अ टाइम टेबल दैट मीट्स दोज नीड्स। अब जैसे ही हम लोगों ने बच्चों की नीड्स की आइडेंटिफिकेशन कर ली है तो उन आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से ही हम लोग टाइम टेबल बनाएंगे, और टाइम टेबल ऐसा होगा जो कि बच्चे की उन नीड्स को पूरा कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है बी श्योर टू बिल्ड इन ब्रेक्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी इनटू द टाइम टेबल। अब टाइम टेबल के दरमियान में ब्रेक लाजमी रखनी चाहिए, रिसेस का पीरियड, बच्चों को, ताकि जो बच्चे हैं वो बोर ना हो, उनको ब्रेक्स मिलती रहें। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोलैबोरेट विद टीचर्स, अदर स्टाफ मेंबर्स, पेरेंट्स व्हाइल डेवलपिंग टाइम टेबल। टाइम टेबल को डेवलप करते हुए जितने भी कोलैबोरेशंस हम कर सकते हैं मैक्सिमम लोगों से, स्टाफ के लोगों से, पेरेंट्स से, ताकि बच्चे की रूटीन के हिसाब से आप टाइम टेबल मैनेज करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। तो असाइनमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं। डिस्कस द प्रॉब्लम फेसिंग विद एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन द स्पेशल इंस्टीट्यूट्स ऑफ पंजाब एंड KPK। कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो स्पेशल स्कूल्स हैं उनमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं, मतलब पढ़ाई के अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करते हुए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पढ़ते हैं कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो KPK और पंजाब फेस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास लैक ऑफ अवेयरनेस। अब टीचर्स और पेरेंट्स जो हैं उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ की जो एडवांटेजेस हैं, उनकी इंपॉर्टेंस है, उनकी अवेयरनेस ही नहीं है, आगाही ही नहीं है उनके अंदर, इसलिए वो इस चीज़ के ऊपर तवज्जो ही नहीं देते कि ये चीज़ें भी ज़रूरी है बच्चों के लिए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो आती है लैक ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। रिसोर्सेज मतलब कि हमारे पास फंड्स नहीं होते गेम्स वगैरह कराने के लिए, लैक ऑफ स्पेस, कोई जगह नहीं होती, कोई ग्राउंड वगैरह फॉर एग्जांपल नहीं है, या फिर कोई क्वालिफाइड स्टाफ नहीं होता जो इन को-करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों को गाइड कर सके या उनकी हेल्प कर सके। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ ट्रेनिंग। अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाती प्रॉपर, और उनको इस चीज़ का नहीं बताया जाता कि को-करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए कितनी ज़रूरी हैं। तो उस ट्रेनिंग के नुकसान से क्या होता है कि बच्चों को वो मोटिवेट ही नहीं करते, बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट ही नहीं करते, और बच्चों को भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं कराते। इस तरह से जो बच्चे होते हैं वो इन चीज़ों में पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट आता है एटीट्यूड एंड बिलीव्स। अब कुछ लोग क्या है, उनका एटीट्यूड बहुत ही बुरा होता है इन सरगर्मियों की तरफ, उनका बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड होता है। वो मतलब इस चीज़ को अच्छा ही नहीं समझते कि बच्चे जो है पढ़ाई के अलावा भी कोई और काम करें। उनको लगता है कि बस स्कूल्स हैं तो बच्चे बस पढ़ें और पढ़ के वापस आ जाएं, इसके अलावा और कुछ होना ही नहीं चाहिए। इस तरह से गलत गलत बिलीव्स बनाए हुए लोगों ने, तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है डिसएडवांटेज है। इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स who do not have access to curricular activities may miss out on opportunities to develop social skills, learn new things and have fun। अब क्या होता है, ये नुकसान है कि अगर हम लोग अपने स्टूडेंट्स को नहीं कराते इस तरह की एक्टिविटीज़ तो उनमें सोशल स्किल्स डेवलप नहीं होती, वो नई चीज़ें नहीं सीख सकते, उनमें कोई फ़न नहीं रहता, कोई उनको एक्टिविटी ही नहीं मिलेगी, वो आइसोलेशन और लॉनलीनेस की तरफ चले जाएंगे। तो इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़े कुछ प्रॉब्लम्स जो कि KPK और पंजाब के लोग फेस कर रहे थे,
प्रोविजन ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेके। लेकिन नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इन प्रॉब्लम्स के अलावा हम लोग अब वो पॉइंट्स पढ़ते हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं पंजाब और KPK के अंदर, जिनके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज़ की प्रोविजन जो है वो रेज होगी, बढ़ जाएगी। सबसे पहला पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, रेजिंग अवेयरनेस। अगर हम लोग अवेयरनेस काज करें, आगाही दें लोगों को, उनको बताएं कि ये जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है स्पेशल बच्चों के लिए, तो इस तरह से हम लोग ज़्यादा प्रोविजन कर सकते हैं को-करिकुलर एक्टिविटीज़ की। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स वगैरह के ज़रिए से उनको हम लोग ट्रेन करें, उनको मोटिवेट करें, उनको हम लोग अवेयरनेस प्रोवाइड करें। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज। जो हमारे पास NGOs वगैरह होती हैं या हम खुद कम्युनिटी के मेंबर्स अगर फ़ंड रेजिंग करें तो ये फंडिंग वगैरह हम लोग अगर स्पेशल स्कूल्स को दें, हम उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें गेम्स के लिहाज से, बाकी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ के हिसाब से, तो इस तरह से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं इन एक्टिविटीज़ को स्पेशल स्कूल के अंदर। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग स्टाफ। अगर हमारे पास स्टाफ मेंबर्स जो आते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए या फिर हम ट्रेन स्टाफ जो है उसको हायर करें, तो फिर भी हमारे स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स के अंदर ये वाली एक्टिविटीज़ जो है उनकी प्रोविजन बेहतर की जा सकती है। नेक्स्ट आता है चैलेंजिंग नेगेटिव एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स, कि जितने भी नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं और बिलीव्स लोगों के हैं उनको चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये चैलेंज हम लोग सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करके ही कर सकते हैं, लोगों को इस चीज़ की तालीम दें कि ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं और उनको बताएं कि ये जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं इनकी क्या अहमियत है, इनके कितने फ़ायदे हैं बच्चों को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एंड होता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इन इंस्टीट्यूशंस। हम लोग टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे स्पेशल स्कूल के अंदर इनकी क्या अहमियत है, इनकी स्किल्स और नॉलेज की। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं टीचिंग स्टाफ के बारे में। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम टू लर्न। ये वो स्टाफ है जो बच्चों को टीचिंग स्टूडेंट्स को टीच करता है और उनको लर्न करने में हेल्प करता है। दिस में इंक्लूड प्लानिंग, डिलीवरिंग लेसन, असेसिंग स्टूडेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, स्टूडेंट्स के लिए प्लानिंग करना, उनको लेसन्स देना, उनकी प्रोग्रेस को असेस करना और फीडबैक वगैरह प्रोवाइड करना। उसके अलावा टीचिंग स्टाफ में आल्सो इन्वॉल्व इन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुलम एंड इन कोलैबोरेटिंग विद अदर टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स टू क्रिएट सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। तो टीचिंग स्टाफ की बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ जनरल लिखी हैं। अगर आपने अपनी बुक से कोई और की है तो आप कोई और भी इजीली इसमें कर सकते हैं। मैंने इसको इजी वर्डिंग में ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश की है। और स्टूडेंट्स, आगे मूव करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियोस को अपने तमाम क्लास फेलोज़ के साथ और स्पेशल एजुकेशन ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इंशाल्लाह ताला आपके मास्टर्स के बाद हम लोग PPSC की प्रिपरेशन करेंगे फॉर MS स्पेशल एजुकेशन सीट्स, क्योंकि इनकी सीट्स आती रहती हैं और मैं आपको इनकी सीट्स की नॉलेज भी दिया करूँगी मेरे फेसबुक पेज के ऊपर। तो आप मुझे फॉलो कर लें वहाँ पे, इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आगे मूव करते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की तरफ। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द टीचिंग स्टाफ एंड द रनिंग ऑफ द स्कूल। अब नॉन टीचिंग स्टाफ क्या, टीचिंग स्टाफ को सपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और स्कूल को रन करने में इसका बहुत बड़ा किरदार होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क लाइक मैनेजिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंस, सपोर्ट टास्क लाइक प्रोवाइडिंग IT सपोर्ट, are teaching assistants and operational tasks like maintaining the school building and grounds। अब इनके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव इसके टास्क हो सकती है, जो बच्चे हैं उनके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, उनके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं पुराने, उनको मेंटेन करने में, मैनेज करने में। उसके अलावा सपोर्टिव टास्क भी इनके होते हैं, ऑपरेशनल टास्क, डिफरेंट तरह के जो स्कूल के काम होते हैं टीचिंग के अलावा, वो सब नॉन टीचिंग स्टाफ करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं टीचिंग स्टाफ की, जैसे कि टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, इंस्ट्रक्टर्स, ट्यूटर्स, ये हमारे पास हो गया टीचिंग स्टाफ। और नॉन टीचिंग स्टाफ क्या है हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेटर्स, लाइब्रेरियंस, काउंसलर्स, नर्सेज, टेक्नीशियंस, मेंटेनेंस स्टाफ, फूड सर्विस स्टाफ, ट्रांसपोर्टेशन स्टाफ वगैरह। तो आई होप सो कि यहाँ से आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा और इनके एग्जाम्पल्स को आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती रहती है। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन के रिलेटेड पढ़ते हैं कि नॉलेज और स्किल्स जो हमारे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए ज़रूरी हैं
वो कौन कौन सी हैं? टीचिंग स्टाफ नीड टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शनलिटीज एज वेल एज स्पेसिफिक नीड ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। अब टीचिंग स्टाफ को चाहिए कि उनके ऊपर बच्चों की जितनी भी एक्सेप्शनल चीज़ें हैं उनके बारे में तमाम नॉलेज हो। उसके अलावा जितने भी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी हर स्टूडेंट की डिफरेंट डिसेबिलिटी, हर स्टूडेंट की डिफरेंट नीड के बारे में टीचिंग स्टाफ को अच्छे से नॉलेज हो। उसके अलावा इनको चाहिए कि उनके पास स्किल हो टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट आईईपी को इम्प्लीमेंट और डेवलप करने की स्किल हो इनके पास, एंड टू डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस टू मीट नीड ऑफ स्टूडेंट्स, और बाकी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस उसके बच्चों जिससे बच्चों की नीड्स को पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है नॉन टीचिंग स्टाफ। दे नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सेप्शनलिटीज एंड द नीड ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। अब इनको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चों की ज़रूरियात के बारे में, स्पेशल बच्चों की स्पेशल नीड्स के बारे में, जबकि टीचिंग स्टाफ को डिटेल्ड पता होना चाहिए। दिस विल हेल्प देम टू प्रोवाइड बेटर सपोर्ट टू स्टूडेंट्स एंड टू द टीचिंग स्टाफ। इस तरह से वो बच्चों को और उनके टीचिंग स्टाफ को ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो भी इन्वॉल्व होता है आईईपी के अंदर, लेकिन वो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता। फॉर एग्जांपल नॉन टीचिंग स्टाफ में भी इन्वॉल्व इन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग आईईपी। जैसे कि आईईपी को डेवलप और इम्प्लीमेंट करने के लिए नॉन टीचिंग स्टाफ भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट सपोर्ट जो है स्टूडेंट्स को वो ज़रूरत होगी उसकी। तो इसके अलावा बोथ जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है इनको चाहिए टू हैव स्ट्रॉन्ग जनरल टीचिंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग जनरल की टीचिंग स्किल्स और क्लासरूम को मैनेज करने की जो स्किल है वो भी लाजमी होनी चाहिए टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ के पास। उसके अलावा इनमें कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और बाकी प्रोफेशनल्स के साथ ईजिली कम्युनिकेट कर सकें। अब नेक्स्ट आ जाती हैं कुछ एग्जांपल्स जिनमें हम लोग नॉलेज और स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों को इनकी ज़रूरत होती है ताकि वो स्पेशल बच्चों को सपोर्ट कर सकें। सबसे पहले टीचिंग स्टाफ की पढ़ लेते हैं। नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनलिटीज एंड स्पेसिफिक नीड्स ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़। अब वही वाली बातें रिपीट हो रही है, मैं इनको जल्दी जल्दी रिवाइज़ करूँगी ताकि वीडियो लंबी ना हो। आपको मैंने पहले ही रिवाइज़ कर दी है कि सबसे पहले तो उनको पता होना चाहिए हर बच्चे की एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ के बारे में। उनमें स्किल्स होने चाहिए जिसके ज़रिए से वो आईईपी को डेवलप और इम्प्लीमेंट कर सके। उसके अलावा उनमें स्किल होनी चाहिए इन डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट द नीड ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि हर बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकें। नॉलेज ऑफ इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स, उनमें इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स होने चाहिए। उनको स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचिंग स्ट्रेटजीज आनी चाहिए। उनमें क्लासरूम को मैनेज करने की स्किल्स होनी चाहिए। उनमें कम्युनिकेशन की स्किल्स होनी चाहिए। और यही वाली जो बेसिक चीज़ें हैं वो इसमें भी हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है हाउ टीचर्स एंड पेरेंट्स कैन डेवलप सेल्फ एस्टीम इन द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। कि टीचर्स और पेरेंट्स किस तरह से मिलकर स्पेशल स्टूडेंट के अंदर सेल्फ एस्टीम को डेवलप कर सकते हैं और कुछ मेजर सजेस्ट करें जिसके ज़रिए से हम लोग हेयरिंग लॉस जो स्टूडेंट है उसकी सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेल्फ एस्टीम के बारे में पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। इट इज़ द ओवरऑल ओपिनियन दैट अ पर्सन हैज़ ऑफ देमसेल्फ। ये वो ओपिनियन है जो हर बंदे का अपनी ज़ात के बारे में होता है। खुद एतमादी जो होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो चीज़ होती है, प्राइड जो इंसान का मोराल होता है वो। अब जो स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स होते हैं उनको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है जिसकी वजह से उनका जो सेल्फ एस्टीम होता है वो गिर जाता है। तो उनके सेल्फ एस्टीम को किस तरह से हम लोग रेज कर सकते हैं उसकी कुछ टिप्स हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले फोकस ऑन द चाइल्ड्स स्ट्रेंथ। बच्चे को हेल्प करें कि वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जो उसके अंदर खूबियाँ हैं उसकी हम लोग तारीफ़ करें, बार बार उसको हम लोग अप्रिशिएट करें और उसकी जो अंदर की खूबियाँ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनके बारे में उसको बताएं ताकि उसका सेल्फ एस्टीम डेवलप हो। नेक्स्ट आता है सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अगर हम बच्चे से एक्सपेक्टेशंस लगाएं छोटी छोटी और उसको इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतर रहा है तो उससे भी उसका सेल्फ एस्टीम इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक। बच्चे को हम लोग पॉजिटिव फीडबैक अगर दें, उसको अप्रिशिएट करें बात बात पे ताकि उसको अच्छा लगे, तो उससे भी उसके अपना सेल्फ इमेज जो है उसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा और उसका सेल्फ एस्टीम इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट आता है क्रिएट अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें। उस सपोर्टिव इन्वायरमेंट के अंदर बच्चे को किसी किस्म का जो है कम्प्लेक्स ना हो, तभी वो सेल्फ एस्टीम उसका इंक्रीज़ करेगा। मॉडल पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम।
बच्चे को हम लोग ये चीज़ बताएं कि वो अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें करे, गुड एग्जाम्पल्स उसको दें ताकि उसका सेल्फ एस्टीम बढ़े। नेक्स्ट आता है बी पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो एज अ स्पेशल टीचर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पेशेंट रहें और अंडरस्टैंडिंग रहें और बच्चे को अंडरस्टैंड करें, उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड करें, उसकी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करें ताकि उसको अपनी ज़ात में कोई कमी ना महसूस हो और उसका सेल्फ एस्टीम बढ़े। नेक्स्ट आता है सेलिब्रेट देयर सक्सेस को सेलिब्रेट करने से बच्चे का सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चे से क्लास से कोई काम करवाया, छोटा सा काम भी करवाया, उसने किया तो आप उसको क्लैप करें, उसको बताएं कि यू आर स्पेशल ताकि उसका सेल्फ एस्टीम जो है वो इंक्रीज़ करें। इनकरेज देम टू एडवोकेट फॉर देमसेल्व्स, उनको इनकरेज करें ताकि वो अपनी एडवोकेसी कर सके, अपनी आवाज़ उठा सकें। नेक्स्ट आता है सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ़ नीडेड, कि अगर बच्चा फिर भी सेल्फ एस्टीम की उसमें कमी है तो उसके लिए हम लोग किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, कोई साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, काउंसलर वगैरह, ताकि वो उस बच्चे को सही तरह से डील करे और उसमें सेल्फ एस्टीम को पैदा करे। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ, जिसमें आपको पता है कि उन्होंने हमें कहा था कि हमारे पास एक हेयरिंग लॉस का चाइल्ड है और उसमें हम लोग किस तरह से सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप एंड यूज़ देयर हेयरिंग एड्स एंड कॉक्लियर इम्प्लांट इफेक्टिवली, कि सबसे पहले हम लोग बच्चे की हेल्प करें कि उसके हेयरिंग लॉस की जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर करने के लिए जो सी वो डिवाइस का यूज़ करता है, कोई हेयरिंग एड है या फिर कोई भी कॉक्लियर इम्प्लांट की डिवाइस है, उसका यूज़ करना हम बच्चे को पहले सिखाएं। उसको सिखाएं कि किस तरह से उसने इस डिवाइस को पहनना है, किस तरह से उतारना है, कब उसका वॉल्यूम कैसे एडजस्ट करना है और उससे रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स का बच्चे को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इनकरेज द चाइल्ड टू कम्युनिकेट इन देयर प्रेफर्ड वे, कि बच्चे को हम इंकरेज करें कि उसको जिस तरह से बोलना आता है वो उस तरह से बोले। अगर उसको मुंह से नहीं बोलना आ रहा तो वो साइन लैंग्वेज यूज़ करे और हम उसको इस चीज़ की एश्योरिटी दें, इंकरेज करें कि इट्स ओके कि अगर वो साइन लैंग्वेज भी यूज़ करता है तो भी ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर उसको नहीं बोलना आता तो वो सब कुछ ही बोले। उसको जिस लैंग्वेज में जिस तरह कम्युनिकेशन ईजी लगती है उस तरह से उसको इंकरेज करें कि वो वैसे ही कम्युनिकेट करे जिस तरह उसके लिए आसानी हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोवाइड द चाइल्ड विद अपॉर्चुनिटीज़ टू इंटरेक्ट एंड सोशलाइज विद देयर चिल्ड्रन बोथ विद एंड विदाउट हियरिंग लॉस, कि बच्चे को हम लोग सोशलाइज कराएं उन बच्चों के साथ जो कि विद हेयरिंग लॉस है और विदाउट हेयरिंग लॉस है, ताकि बच्चा जो है वो सोसाइटी में घुलना मिलना सीखे, उसके अंदर सेल्फ एस्टीम आए, उसमें कॉन्फिडेंस आए और वो सोशल इंटरेक्शन सीखे। जितना ज़्यादा सोशली बच्चा इंटरेक्ट करेगा उतना ही उसका सेल्फ एस्टीम इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप देयर स्ट्रेंथ एंड टैलेंट्स। उसके अलावा बच्चे को हम लोग हेल्प करें, उसकी नई नई हॉबीज़ बनाएं, उसको नई नई स्किल्स सिखाएं, उसको ग्रूम करें उसके टैलेंट को और उसको अपने ऊपर सेल्फ एस्टीम दिलाएं ताकि उसके अंदर की कोई भी कमी जो है उसको महसूस ना हो, उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्पेशलिटीज़ हम लोग लेके आ जाएं। नेक्स्ट आता है सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फॉर द चाइल्ड, कि हम लोग बच्चे से थोड़ी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस लगाएं और ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो कि वो पूरी कर सकता हो। इससे उसको ये फील होगा कि उसने कोई काम किया है, उसने कुछ अचीव किया है, उसने हमारे लिए कुछ किया है और वो सेल्फ एस्टीम उसका इंक्रीज़ करेगा। प्रोवाइड द चाइल्ड विद पॉजिटिव फीडबैक, उसको हम लोग पॉजिटिव फीडबैक दें, उसको अप्रिशिएट करें। नेक्स्ट आता है क्रिएट सपोर्टिव इन्वायरमेंट को हम क्रिएट करें। मॉडल पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, वही वाली बातें हैं जो हमने पहले पढ़ी थी। उसके अलावा यहाँ पे कुछ एडिशनल टिप्स हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। हेल्प द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड देयर हेयरिंग लॉस, उसकी हम लोग हेल्प करें ताकि वो अपनी हेयरिंग लॉस को समझे। उसके अलावा हम उसको बताएं कि वो किस तरह से सेल्फ एडवोकेट कर सकता है, अपने लिए किस तरह से स्टैंड ले सकता है। बाकी चिल्ड्रन जो है उनके साथ कनेक्ट करना, कोलैबोरेट करना उसको सिखाएं और अगर ज़रूरत हो तो उसको किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर वगैरह को दिखाएं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये तो क्वेश्चन नंबर 5 था, तो यहाँ पे हमारी असाइनमेंट एंड होती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के अंदर।